तो दोस्तों हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, फुल लेंथ कर रहे हैं। ये बीपीएससी का पेपर है। बीपीएससी 60वीं से 62वीं का प्रीलिम्स का पेपर है, जो कि बिहार पीसीएस में आया हुआ है और विभिन्न पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे और आगे आने वाले किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए भी या फिर अन्य स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और बिहार में जैसे दरोगा या फिर बीएसएससी इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। हम लोग सेक्शन वाइज भी कर रहे हैं और ऐसे भी फुल लेंथ भी कर रहे हैं, ताकि एक साथ सारे सब्जेक्ट का कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिवीजन होता चले। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 60वीं से 62वीं का 60वीं से 62वीं का पेपर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी किनके द्वारा? तो सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना सूर्यसेन द्वारा बनाई गई थी। ए आंसर हो जाएगा। सूर्यसेन ने अपने सहयोगियों अनंत सिंह, गणेश घोष तथा लोकीनाथ बाउल के साथ मिलकर 1930 ईस्वी में चिटगांव शस्त्रागार लूट की योजना बनाई थी। उन्होंने 1930 ईस्वी में इंडियन आर्मी की चिटगांव शाखा के 65 क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कब्जा किया और वहां राष्ट्रीय झंडा फहराया था। सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी किसने? तो सूर्यसेन ने बनाई थी। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो इनमें से संध्या, युगांतर और गदर और यंग इंडिया में, तो यंग इंडिया जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी हुई थी। यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी हुई थी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। और संध्या, युगांतर और गदर जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई पत्रिका थी, लेकिन यंग इंडिया नहीं जुड़ी हुई थी। संध्या किसकी है? पत्रिका संस्थापक का नाम। ठीक है, पत्रिका और संपादक संस्थापक का नाम देखते हैं। संध्या किसकी है? तो बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्रनाथ दत्त का है। ठीक है, बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्रनाथ दत्त का। युगांतर किसका है? तो बिपिन चंद्र पाल का। गदर तारकनाथ दास का। और यंग इंडिया किसका है? तो महात्मा गांधी इंदुलाल याग्निक का है। इन चारों पत्रिकाओं में यंग इंडिया का क्रांतिकारी गतिविधियों से कोई संपर्क नहीं था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यंग इंडिया के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। महात्मा गांधी और इंदुलाल याग्निक की, ठीक है, पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, तो कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती? तो इंडियन एसोसिएशन थी ना, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की संस्था इंडियन एसोसिएशन। बी आंसर होगा। काफ़ी बार पूछा जाता है इंडियन एसोसिएशन के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी बोलते हैं इसको, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई। इसके प्रमुख नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में एक महत्वपूर्ण संस्था थी। ठीक है, ये किनके द्वारा गठित की गई थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो 1876 में हुई थी। इसका स्थापना का वर्ष भी पूछा जाता है और इनके प्रमुख नेता कौन थे वो भी पूछा जाता है। तो डिटेल्स को ध्यान में रखेंगे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था थी, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो ये आप लोगों को पता है कि अब्दुल गफ्फार खां थे, वही 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को संगठित किए थे। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां थे। ए आंसर हो जाएगा।
खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की थी। इसे लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता था। खुदाई खिदमतगारों ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया तथा साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ आंदोलन संगठित किया। इस संगठन ने अहिंसा के सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इस संगठन ने अहिंसा के सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, डिटेल्स ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मिशन भारत में आया था, तो कैबिनेट मिशन तो आप लोग को पता है कि कब आया था, 1946 में आया था। तो इनमें देखिए कोई भी डेट एग्जैक्टली नहीं है, 1946, तो ई आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैबिनेट मिशन कब भारत आई थी, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को भारत दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये उस समय भारत सचिव थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इनका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है, तो ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कब कैबिनेट मिशन भारत आई थी, तो 24 मार्च 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। इसमें कौन कौन से सदस्य थे, 3 सदस्य थे। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जो कि अध्यक्ष थे ये कैबिनेट मिशन के, और कौन थे, तो स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, पूछा जाता है कि इनमें से कौन थे कौन नहीं थे, तो नाम भी याद रखेंगे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे, पी लॉरेंस थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है, तो तृतीय स्थान पर है। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है, तो तृतीय स्थान पर है। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार पहला स्थान पर कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तृतीय स्थान पर है बिहार जनसंख्या के अनुसार। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो कुल गाड़ी में, ठीक है, सोना खनन होता है। कुल गाड़ी और काल गुरली भी एक है, ठीक है, वहाँ सोना खनन होता है। कुल गाड़ी और काल गुरली और कुल गाड़ी, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कुल गाड़ी पड़ता है, वहीं पे सोना खनन है, सी आंसर हो जाएगा। कोयला खनन अपलेशियन क्षेत्र यूएसए, डोनेट्स क्षेत्र यूक्रेन में है और रूर घाटी जर्मनी में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार कुल गाड़ी के बारे में पूछा जाता है, यहाँ पे सोना खनन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कणीय तत्व क्या है, तो कणीय तत्व है वायु प्रदूषक है। ठीक है, कणीय तत्व क्या है, तो वायु प्रदूषक है कणीय तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, तो दक्षिण अमेरिका में जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान पाए जाते हैं वो पंपास है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, तो पंपास है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में, ए आंसर हो। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, तो इनमें औसत लवणता जो है किसमें अधिक है, तो मृत सागर की औसत सागरीय लवणता अधिक है। निम्नलिखित सागरों में
किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर और मृत सागर में, इन चारों में मृत सागर की औसत लवणता सर्वाधिक है। ठीक है, 238 प्रति 1000 ग्राम है। ठीक है, मृत सागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंगलुरु, बेंगलुरु में क्या है? तो बेंगलुरु में मलाजखंड में क्या है? मलाजखंड में तांबा होता है ना, मलाजखंड सी का डी आंसर होगा। तो बेंगलुरु में वायुयान, कोरबा, कोरबा में है एल्युमिनियम, जमशेदपुर में है लोहा इस्पात उद्योग है, जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग, और मलाजखंड में है तांबा उद्योग है। मलाजखंड में क्या है? तांबा उद्योग है। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, तो डी आंसर हो गया। बेंगलुरु में वायुयान उद्योग है, कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग है, जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग है, आपको पता ही है जमशेदपुर में, और मलाजखंड में भी तांबा, मलाजखंड याद रखेंगे तांबा, और कोरबा एल्युमिनियम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ये आपको पता है कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी में मिलता है। देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, ये पूर्वी घाट ये है, और ये पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, और यहाँ पे नीलगिरी पर्वत पड़ता है, तो यहीं पे दोनों आकर के मिलती हैं। तो नीलगिरी पहाड़ी पे ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती हैं। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो तांबा उद्योग कहाँ स्थापित है? तो खेतड़ी में स्थापित है। डी आंसर हो जाएगा। खेतड़ी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि खेतड़ी जो है तांबा उद्योग स्थापित किया गया है। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो खेतड़ी में। डी आंसर है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, याद रखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो द्रविड़ियन जो है भारत के दक्षिण भाग में है ना, दक्षिणी भारत में, तो दक्षिण भारत है। ठीक है, द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः दक्षिण भारत में संकेंद्रित है, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला से किसका खनन होता है? तो बैलाडीला से हेमेटाइट का खनन होता है। ठीक है, हेमेटाइट का। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का खनन होता है बैलाडीला में। ए आंसर हो जाएगा। बैलाडीला खनन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क का खनन होता है। ठीक है, बैलाडीला खनन क्षेत्र कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क का खनन होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो आपको पता है कि केसर उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। सी आंसर हो जाएगा। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो है जम्मू कश्मीर। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो वो है देवप्रयाग में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलकनंदा एवं भागीरथी जो है कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो देवप्रयाग में। डी आंसर होगा। काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसको ध्यान रखेंगे, रिपीट काफ़ी होते हैं एक वाली क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा
बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? तो बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है, तो ए आंसर हो जाएगा। बिहार के उत्तर पश्चिम में शिवालिक एवं तराई क्षेत्र एक छोटा क्षेत्र है। यह शिवालिक पर्वतीय प्रदेश हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है। इसे 3 उप विभागों रामनगर दून, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी तथा दून घाटी में बांटा गया है। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी का विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना ढोरी तक फैला हुआ है। ठीक है, इसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। इस क्षेत्र में नदियों के बहाव के कारण कई दर्रे बने हैं। इनमें सोमेश्वर, भिखना ठोरी और मवात प्रमुख हैं। इन दर्रों से बिहार और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसका सहायक नदी है? तो तेल नदी किसका सहायक नदी है? तो तेल नदी इनमें से बागमती, घाघरा, गंडक और कमला इनमें से किसी के भी सहायक नदी नहीं है। ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेल नदी, बागमती, घाघरा, गंडक और कमला इनमें से किसी की भी सहायक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तेल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो नवरंगपुर उड़ीसा में, और संगम या मुहाना महानदी सोनपुर उड़ीसा में बनाती है। ठीक है, तो ये महानदी किस हो गई सहायक नदी। तेल नदी संगम या मुहाना कहाँ बनाती है? तो महानदी सोनपुर उड़ीसा में बनाती है। ध्यान रखेंगे कि ये महानदी में मिल गई, तेल नदी महानदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? तो पता है कि आपको हरियाणा में मिलेगा लिंगानुपात सबसे कम। ठीक है, हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो 879 है, 879 है। हरियाणा का लिंगानुपात 879 है, और उससे ऊपर कितना है? पंजाब में 895 है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो इनमें सबसे कम लिंगानुपात है किसमें? तो हरियाणा में है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? तो 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत थी 17.64%। 17.64%। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17.64%। 2001 से नहीं है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? तो 17.64% थी। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 में 17.7764% था। एग्जैक्टली 17.64% वृद्धि हुई थी दशकीय। लेखा अनुदान बना है किससे? तो लेखा अनुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ठीक है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ठीक है, लेखा अनुदान क्या बना है किससे? तो बजट पारित करने में विलंब होता है, तो लेखा अनुदान के द्वारा सरकार को खर्च चलाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, यही है लेखा अनुदान। लेखा अनुदान बना है किससे? तो बजट पारित जब लंबित होता है तो निधि आवंटित करने हेतु। तो यही बोला गया है कि बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु ये लेखा अनुदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब? तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब? तो 26 नवंबर को। बी आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। इसलिए 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वो है अटॉर्नी जनरल, जो है वो संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकारी है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वो है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी, इसको हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। संविधान के बी आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। मतलब दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार है, संयुक्त बैठक में भी भाग लेने का अधिकार है, लेकिन ये मताधिकार का प्रयोग नहीं करता है महान्यायवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? तो कौन से सूचीबद्ध हैं? भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत जो भाग 4 में है, निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? तो इनमें से समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता जो है ये हैं सूचीबद्ध। ठीक है, समान ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में संबद्ध हैं। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? तो समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। छोटे परिवार का मापदंड ये नहीं है, और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ये भी नहीं है। तो 1 और 2 सही होगा, मतलब बी आंसर हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, बी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। ये भी पूछे जाते हैं। और कहाँ से कहाँ तक है? तो ये भाग 4 में है और 36 से 51 अनुच्छेद में है नीति निर्देशक सिद्धांत। इस भाग के अनुच्छेद 30 में पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का उल्लेख है, तथा अनुच्छेद 44 में भारत में समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 350 क में वर्णित है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो उन मौलिक अधिकारों का चयन करना है जो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है नागरिकों को प्राप्त है। कानून की समक्ष समता ये तो दोनों को प्राप्त है, नागरिकों को भी और विदेशियों को भी। अल्पसंख्यकों के अधिकार ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, नागरिकों को। और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये दोनों को प्राप्त है, नागरिकों को भी और विदेशियों को भी। तो 1 और 3 सही हो जाएगा।
ठीक है, तो ए आंसर होगा, 1 और 3 सही। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ठीक है, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल एक क्या है? तो ये समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो 2 माह की अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। 2 माह या 60 दिन, 60 दिन और 2 माह दोनों रहे तो 60 दिन मानेंगे। ठीक है, 60 डेज। एक एमपी की सीट मतलब सांसद की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 60 दिन या फिर 2 महीने की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। मतलब यहाँ 60 दिन नहीं दिया हुआ है तो 2 माह मान लेंगे। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, 2 माह। अगर 60 दिन रहता तो 60 दिन को प्राथमिकता देते, 60 दिन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है? तो 19(1)(a) के तहत, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किसके तहत? तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ठीक है, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराने का ध्यान रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखेंगे। संघीय सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं? तो 97। राज्य सूची में कितनी? तो 66 और समवर्ती सूची में 47। ठीक है, अभी बदल गई हैं, 100, 61 और 52 है ना, ऐसे है ना। संघीय सूची में जब क्वेश्चन पूछे गए थे उस समय की स्थिति है तो संघ सूची में 97 प्रविष्टियां। अच्छा, मूलतः थे जब लागू हुआ था तो उस समय की ही स्थिति दिखाया गया है। संघ सूची में कितनी प्रविष्टियां थी? तो 97 प्रविष्टियां थी। राज्य सूची में कितनी थी? तो 66 थी और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां थी और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां थी। तो हो जाएगा ए का पहला, बी का तीसरा और सी का दूसरा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, संघ सूची से संबंधित किसी भी मामले पर कानून बनाने की संसद को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। इस सूची में मूलतः 97 विषय थे लेकिन वर्तमान में इन विषयों की संख्या 100 है। ठीक है, संघ सूची में पहले 97 थी मूलतः लेकिन अब 100 है। राज्य सूची, राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, मतलब जो राज्य सूची में विषय है उस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। और इसमें पहले 66 विषय थे मूलतः लेकिन अब 61 है और समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे लेकिन अब इनकी संख्या 52 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और समवर्ती सूची में इस सूची के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में मूलतः 47 विधायक थे, लेकिन अगर विवाद होता है तो संघ को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, संघ के कानून को समवर्ती सूची में अगर दोनों के बीच मतैक्य नहीं होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो संवैधानिक संशोधन के लिए जब कोई राज्य बनाना हो तो साधारण बहुमत चाहिए। काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो आप लोग को पता है कि समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में 1976 में लाया गया था। ठीक है, 1976 ना 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन जो 1976 में लाया गया था उसी समय जोड़ा गया था। ये आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया। इसके जरिए इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष के देखो वहां पे शब्द है एग्जैक्टली पंथनिरपेक्ष। ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं धर्मनिरपेक्ष भी रहता है, पंथनिरपेक्ष। ठीक है, तो ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछे जाते रहते हैं। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं कैसे? तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। ए आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? तो मसाला बॉन्ड के द्वारा। बी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? तो मसाला बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? तो मसाला बॉन्ड के द्वारा। बी आंसर हो जाएगा। मसाला बॉन्ड भारत के बाहर जारी किए गए बॉन्ड हैं। ये स्थानीय मुद्रा के बजाय भारतीय मुद्रा में निर्दिष्ट होते हैं। पहली मसाला बॉन्ड जारी करने वाले भारतीय कंपनी HDFC बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? तो वो है विश्व बैंक समूह। ये व्यापार करने की सुविधा सूचकांक बनाता और प्रकाशित करता है। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक समूह। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप मतलब विश्व बैंक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? ठीक है, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो निर्यातों पर अधिक कर लगाना, ये मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन को सुधारने में सक्षम नहीं है, क्योंकि निर्यातों पर अगर कर लगाएंगे तो निर्यात महंगे हो जाएंगे, जिससे फिर निर्यात महंगे होंगे तो फिर वो विदेशों में जाएंगे तो फिर उससे और
स्थिति ठीक नहीं होगी, ठीक है, सामान और महंगे हो जाएंगे दूसरे देशों में, ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और ख़राब होगा, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा, निर्यातों पर अधिक कर लगाना नहीं। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो ये निर्यातों पर अधिक कर लगाना ये सक्षम नहीं है, ठीक है। आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा, ये ठीक है, रुपए का अवमूल्यन करेंगे तो निर्यात और बढ़ता है, तो इससे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होगा। आयातों पर अधिक कर लगाना, ठीक है, आयात पर अगर किसी देश से अगर कोई सामान आता है उस पर कर लगाएंगे तो उसकी चीज़ें महंगी होगी और देश की चीज़ें सस्ती रहेंगी और उस बिकेगा तो फिर और बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होगा, लेकिन इससे नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो वो था के राव थे। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो वो थे के राव जो थे, वो वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो वो थे के राव थे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है? तो भारत में सेवा कर जो है वो राजा जे चलैया समिति के सिफारिशों से लागू हुआ है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है? तो राजा जे चलैया के सिफारिशों से लागू हुआ है, बी आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का आधार? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल था, ठीक है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हैरोल्ड डोमर मॉडल, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हैरोल्ड डोमर मॉडल, ए आंसर होगा, ठीक है। काली क्रांति संबंधित है किससे? तो कच्चा तेल उत्पादन से काली क्रांति संबंधित है, सी आंसर होगा। काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से, सी आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? तो भारत में महाराष्ट्र में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं, बी आंसर होगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? तो महाराष्ट्र में है सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इनमें से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो ज्वार जो होगा, ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। जूट नकदी फसल है, मूंगफली भी है, गन्ना भी है, लेकिन ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ज्वार के बारे में कि निम्न में से नकदी फसल नहीं है, तो ये है ज्वार। जूट, मूंगफली और गन्ना जो है नकदी फसल है, लेकिन ज्वार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है? तो वो है स्टाम्प शुल्क, ए आंसर हो जाएगा, स्टाम्प शुल्क। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तो है स्टाम्प शुल्क, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक दर का आशय है, तो बैंक दर का क्या आशय है? केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है, ठीक है, डी आंसर होगा। बैंक दर का आशय है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। जिस दर पर रिजर्व बैंक बिलों की पुनर्कटौती करता है उसे बैंक दर कहते हैं। व्यावहारिक रूप में यह वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, ठीक है। ये बैंक दर क्या है? तो जो रिजर्व बैंक है, जो व्यापारिक बैंक है, जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को ब्याज देता है वही है बैंक रेट, बैंक दर, ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो इनमें से किस में सही सुमेल नहीं है? तो
विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कॉर्ड, यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फाल्फा। तो विटामिन B1 या थायमिन यह जल में घुलनशील है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है हमें। यह संतरा, ये तो ठीक है, इस संतरा से मिलता है। अनाज के छिलके, मांस, मेवा तथा अंडे आदि से मिलते हैं। ठीक है, B1 तो सही सुमेलित है, सुमेल नहीं पूछ रहा है। ठीक है, डी विटामिन डी या कैल्सीफेरोल यह वसा में घुलनशील, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। यह धूप का विटामिन भी कहते हैं। यह मक्खन, यकृत, कॉर्ड यकृत तेल यह भी सुमेलित है। और विटामिन ई देखिए गेहूं अंकुर तेल, तो विटामिन गेहूं अंकुर तेल से मिलता है। और विटामिन के जो है अल्फा, तो विटामिन के ये अल्फा से मिलता है। ठीक है, हरी पत्तियां अल्फा, टमाटर, अंडे, जर्दी से प्राप्त होता है। तो इनमें कोई भी मतलब कि सभी सुमेलित हैं, तो ई आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें सभी सुमेलित हैं। विटामिन B1 संतरा से मिलता है, विटामिन डी कॉर्ड यकृत तेल से मिलता है, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल से मिलता है, विटामिन के अल्फा से मिलता है। तो इनमें से सही सुमेलित मतलब सुमेलित नहीं है, मतलब इनमें सभी सुमेलित हैं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करते रहिए, फुल लेंथ भी और सेक्शन वाइज भी करते रहिए रिवीजन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचा हुआ पार्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।